देखो अपना लास्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत। अब अपन देख रहे हैं आज जीव जगत का वर्गीकरण। गुड मॉर्निंग। देखो अपना चल रहा था पहला चैप्टर आपका लगभग फिनिश है। अब उससे संबंधित कोई समस्या है तो बीच बीच में बच्चे मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, और भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब अपन अगला चैप्टर देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। देखो पहले चैप्टर में अपन ने कुछ चीजें देखी थी, जाति क्या होती है, वर्ग क्या होता है, किंगडम क्या होती है, ये सारा देखा था। तो अब जो आपके बायोलॉजी है या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो 11th 12th की बात करें तो पहला चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपको पहला चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो दूसरा चैप्टर और इजी हो जाएगा, इसी तरह से तीसरा और इजी हो जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इजी होते जाएंगे। पर आपके जैसे पहला चैप्टर था उसमें कुंजी लक्षण क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता ही आता है। कल लास्ट में मैंने डाला था कुंजी लक्षण वाला और मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया था, तो उसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने जो आपको एग्जाम्पल डाल के दिया था लास्ट में कि कुंजी को कैसे प्रयोग किया जाता है, अगर कुंजी लक्षण है उसको प्रयोग कैसे करेंगे अपन, इसको मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो वहां पे एक उदाहरण था मछली, एक उदाहरण दे रखा था मछली जिसको फिश लिख रखा था उसमें। तो कई बच्चे बोल रहे थे ये इंग्लिश हिंदी, तो देखो बेटा थोड़ी आपको टर्मिनोलॉजी, बायोलॉजी का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो उसको थोड़ी इंग्लिश की जो टर्म होते हैं जैसे वर्गीकरण को क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन, तो आपको ये इंग्लिश ध्यान होनी चाहिए। उससे अभी थोड़े दिन तो आपको अटपटा लगेगा पर धीरे धीरे क्या हो जाओगे आप फेमिलियर हो जाओगे, इजी हो जाओगे। तो उसमें लिखा हुआ था मछली, ठीक है, फिर उसके ऊपर लिखा हुआ था ऐसे करके हाँ। देखो कल भी मैंने कहा था, परसों भी मैंने समझाया था, जो कुंजी लक्षण होते हैं हाँ या और ना पे चलते हैं। अगर हाँ आ रहा है जवाब तो इस तरफ बढ़ जाओगे, ना आ रहा तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। देखो इसको समझ लो दोबारा से हाँ। फिर एक तरफ लिख रखा था उभयचर, जिसको क्या बोलते हैं अपन एम्फीबियंस। उभयचर मतलब एम्फीबिया, जिसमें कौन आता है आपका मेंढक आता है। एम्फीबिया का मतलब होता है जो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर का मतलब ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। अब पादप जगत का देखो, यहाँ देखो पादप जगत का एम्फीबिया किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा। पादप जगत का एम्फीबिया कौन है आपका, ब्रायोफाइटा। ये मुझे याद आ गया इसलिए बता रही हूँ मैं। जो आपके चल रहा है क्लास में उसको गौर से देखो, क्योंकि कौन सी बात कहाँ बताई जा रही है, किसका संबंध कहाँ से, तभी बायोलॉजी बहुत इजी हो जाएगी। अब उसने कहा कि मछली है, की का उदाहरण देख रहे हैं उभयचर है, इधर इसने हाँ कह दिया, इधर क्या कह दिया नहीं। तो ये कुंजी देख रहे हैं अपन, कुंजी का एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे इसने नहीं कहा पर अपन आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, समझना इसको ढंग से। कुंजी को जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है वो ऐसे होता है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, फिर हाँ और ना का जवाब होगा, और यहाँ पे आपका स्पॉट रखा हुआ, यहाँ मैंने मछली रख दी है और यहाँ पे क्या रख दिया मैंने उभयचर, जैसे मेंढक रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों रख दिए। फिर मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, क्या इनके स्केल है, समझो क्या इनके स्केल से मतलब है कि इनकी त्वचा रफ है क्या, खुरदरी है क्या। आपने सांप को देखा होगा, कई जानवरों की त्वचा ऊपर से खुरदरी होती है, मछली के ऊपर कांटे से पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, स्केल। तो इनके स्केल है, ठीक है, अगर है तो कहाँ आ गए अपन, इस वाले क्वेश्चन में आ गए। तो ये क्या निकल गई, मछली निकल गई। फिर क्या कह रहा है, क्या उभयचर इनके स्केल है, नहीं है, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपका क्या चलता है, की वाला कैरेक्टर चलता है। तो अब देखो आगे कैसे बढ़ेगा वो, आगे ये कह रहा है अगर नहीं, यहाँ जवाब क्या आ गया, नहीं। कुंजी किस पे चलती है, हाँ और नहीं पे चलती है। कुंजी किस पे चलती है, हाँ और नहीं पे। इनके स्केल है तो क्या हो जाएगी, मछली। नहीं है तो उभयचर, नहीं है तो फिर आगे बढ़ गए। फिर आगे क्या कह रहा है, क्या इनकी त्वचा सूखी है, अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, क्या इनकी त्वचा सूखी है,
सूखी है, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो हाँ या ना, या तो हाँ होगा या क्या होगा आपका ना। तो इनकी त्वचा सूखी है, अपन नहीं पे बढ़े, ठीक है। अब इधर एक आपको मिलेगा, वहां पे क्या हो जाएगा हाँ। आपको नहीं की तरफ से आगे बढ़ना है, आपको नहीं की तरफ से आगे बढ़ना हाँ है। तो ये कौन होंगे सरीसृप। सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, सरीसृप का मतलब रेप्टाइल्स। तो क्या इनकी त्वचा सूखी है, अगर सूखी है तो सरीसृप होंगे, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, नहीं है, अब यहाँ क्या कर दिया, नहीं कर दिया आपने, इसका जवाब क्या कर दिया नहीं। फिर अपन आगे बढ़े, तो क्या कह रहा है, क्या इनके पंख है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन, क्या इनके पंख है। अब पंख होंगे तो दो कंडीशन होगी, क्या पक्षी है, पक्षी, हाँ पक्षियों के पंख होते हैं, तो यहाँ हाँ आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा नहीं। तो पक्षी नहीं है तो क्या है, पक्षी नहीं है तो क्या है आपके, फिर क्वेश्चन पूछेगा ये, फिर क्या करेगा आपका क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से ये कुंजी लक्षण है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों का टारगेट होगा नीट, जिस बच्चे ने बायोलॉजी ली है उसका टारगेट होता है नीट। ये मैंने कल डाल दिया था, आपके नोट्स में था, तो उसको ढंग से देखना। और वहां पे लिख रखा था फिश यानी मछली, उभयचर यानी एम्फीबियंस, जो कुछ जो टर्म है उनको आप ध्यान रखो। स्केल, त्वचा सूखी का मतलब ड्राई, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले वाले चैप्टर पे, चलते हैं, जो उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। देखो अपन ने देखा जातीय होती है, उपजातीय होती है, हर्बेरियम क्या होता है, इसके अलावा जगत क्या होगा, कीट लक्षण क्या होते हैं, जीव क्या होते हैं, जीव किसे कहेंगे, जो श्वसन करेंगे, पाचन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे आपके जीव। अब अपन को जीवों के बारे में तो पता है, ये जीव होते हैं और इनमें ये लक्षण होते हैं, पर अपन उनको वर्गीकृत कैसे करें, वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो अपना ये वाला चैप्टर है वो वर्गीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीवों को वर्गीकृत करने से संबंधित है। जैसे ही कोई इन्वायरमेंट में कोई जीव मिला है, जैसे ही आपको कोई जीव मिला है, तो आप क्या करोगे, उसको पहचानने की कोशिश करोगे। तो मैं यहाँ 3 शब्दों का उपयोग करूंगी, उसको ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका पहचानना। सबसे पहले पहचानेंगे, कोई भी कुछ भी दिखता है आपको, पत्थर दिखता है, कोई बिल्डिंग दिखती है, कुछ भी दिखता है, तो सबसे पहले क्या करते हो आप, उसको पहचानने की कोशिश करते हो। तो जीव जगत के वर्गीकरण में क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पहचानेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकृत करेंगे, वर्गीकृत का मतलब या तो उसको जंतुओं में रखेंगे या पादपों में रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे, स्कूल लेवल पे बच्चे को इतना ही ध्यान होता है कि हाँ ये जंतु हो सकता है या पादप। और फिर उसका क्या करेंगे, अपन नामकरण करेंगे। फिर उसका क्या करेंगे, अपन नामकरण करेंगे। नामकरण के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे, द्विनाम पद्धति। नामकरण के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे अपन, द्विनाम पद्धति, जो मैं आपको बता चुकी फर्स्ट चैप्टर में। किसी भी जीव के 2 नाम होते हैं, पहला वंश का नाम होता है, दूसरा जाति का नाम। तो आपको वर्गीकरण करेंगे किसी भी जीव का, तो सबसे पहले उसको पहचानेंगे, इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, फिर वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर। तो मैं इसकी इंग्लिश लिख देती हूँ, ध्यान रखो। आइडेंटिफिकेशन, फिर इधर क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, ये क्या हो गया आपका क्लासिफिकेशन, और ये क्या हो गया नोमेनक्लेचर, नामकरण करना। फिर क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो ये 3 शब्द आपके बार बार आएंगे, पहचानना, वर्गीकृत करना और नाम देना, ये बार बार आएंगे आपके। ये क्या आएंगे आपके, बार बार रिपीट होंगे। ये क्या होंगे आपके, बार बार रिपीट होंगे। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि क्या होता है। अब सबसे पहले देखते हैं वर्गीकरण में कैसे क्या चला, किस वैज्ञानिक ने पहले इसको शुरू किया, कौन से वैज्ञानिक ने क्या दिया। इसके अलावा
ठीक है, तो ये सारा अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो इन तीनों को तो आपको भूलना नहीं है, बायोलॉजी है तो जिंदगी भर नहीं भूलना है, क्योंकि ये तीन चलते रहेंगे आपके। ठीक है, अब देखते हैं कि जो वर्गीकरण है, जीव जगत का वर्गीकरण है, उसमें कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या किया, किसको जीव को किस वर्ग में रखा और क्यों रखा। सबसे पहले है जीवों का जो वैज्ञानिक मापदंड था। देखो जीवों का, समझो इसको, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, समझो इसको। जीवों का वैज्ञानिक मापदंडों से सबसे पहले वर्गीकरण, देखो अभी प्रसिद्ध पद्धति कौन सी है आपकी, कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति। ठीक है, एक पद्धति पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति, जो किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने, वो प्रसिद्ध है। पर देखो कोई भी नई खोज होती है तो स्टार्ट से होती है। भाई आपने बायोलॉजी ली है तो आप क्या करते हो, उसकी बेसिक जानने की कोशिश करोगे कि हाँ इसमें एक्चुअल में क्या है, तो वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप रटने के लिए, पढ़ने के लिए, नंबरों के लिए करोगे तो वो आपको बोर लगेगा। तो सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, जिससे क्या होता है सब्जेक्ट बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो जीवों का वैज्ञानिक मापदंडों से सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, मापदंडों से वर्गीकरण, एक वैज्ञानिक थे अरस्तु, वर्गीकरण किया। कौन थे वो, अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु कौन थे, पीछे वाले नोट्स को उठा के देखना, उसमें दे रखा है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है आपका, अरस्तु। तो सबसे पहले पहल किसने की थी आपके, अरस्तु ने की। तो जो वर्गीकरण है, जीवों का जो वर्गीकरण है वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु। देखो ये एक दार्शनिक थे, अरस्तु रियल में कोई साइंटिस्ट नहीं थे, दार्शनिक थे। ठीक है, पर इनका इंटरेस्ट किसमें था, साइंस में इंटरेस्ट था। तो वैज्ञानिक तरीके से किसने किया था, अरस्तु ने। अब मैं यहाँ दो शब्द लिख रही हूँ, आप देख चुके हो, फिर से रिपीट हो रहा है। फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसकी हिंदी क्या होगी, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता। दूसरा है आपके फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ जोलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता। पिता से तात्पर्य है कि सबसे पहले इन्होंने इस क्षेत्र में क्या की थी, खोज चालू की थी, इसके बारे में बताया था। कौन था आपका, अरस्तु। और यहाँ यह भी कह सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किसने शुरू किया था, आपके अरस्तु ने। तो ये छोटा मोटा साइंटिस्ट नहीं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है आपके लिए। ठीक है, अब देखो पादपों और जंतुओं का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया। मैं दो शब्दों का उपयोग करूंगी, उनको ढंग से समझना। एक होता है आकारिकी, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, आकारिकी। इसके लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है मॉर्फोलॉजी, इसको बाह्य आकार की भी बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे आपको ये ब्लैक बोर्ड कैसा दिख रहा है, व्हाइट कलर का है, मार्कर से इस पे लिखा जा रहा है, इसके चारों ओर ऐसी बाउंड्री है। ठीक है, इसने इतनी जगह कवर कर रखी है, तो ये क्या हो गई, आकार की। कोई भी जीव है, मैंने शुरू में भी फर्स्ट लेक्चर में बोला था, 2-3 शाखाएं बताई थी। तो किसी भी जीव को बाहर से देखने पे वो कैसा लगता है, उसको बोलते हैं आकार की या मॉर्फोलॉजी। तो जो वर्गीकरण किया गया, शुरू में जो वर्गीकरण किया गया, तो वो किसके आधार पे था, आपका आकारिकी के आधार पर, कि जीव कैसा दिख रहा है। अगर उसके 4 पैर है तो चौपाई में आ जाएगा वो। अगर कोई श्वसन कर रहा है या हरे कलर का है तो वो कौन आ जाएगा, पेड़ों में आ जाएगा। ठीक है, कोई चल के जा रहा है तो वो जंतुओं में आ जाएगा। इस हिसाब से क्या किया गया, आपका वर्गीकरण किया गया। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या था वर्गीकरण का, कि किस प्राणी का रक्त कैसा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि रक्त तो लाल ही होता है, कईयों का नीला भी होता है। तो अगला वर्गीकरण किस आधार पे, पहला तो इन्होंने दिया, पहला तो था आकारिकी के आधार पे, दूसरा किस आधार पे दिया, रक्त के आधार पे, रक्त के आधार पर। कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें रक्त नहीं होता, जैसे आपका केचुआ,
केचुए को आप अभी तो डिसेक्शन बंद है, पहले हम लोग काटते थे केचुए को, जैसे कट करते थे उसमें से मिट्टी निकलती है, ब्लड निकलता नहीं था। तो जीवों को रक्त के आधार पर वर्गीकृत किया, एनाइमा और इनेमा, ठीक है, जिसमें रक्त उपस्थित है और जिसमें रक्त उपस्थित नहीं है, तो रक्त के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इसके अलावा जो लीनियस थे, कौन? कैरोलस लीनियस, किसके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के पिता, आधुनिक वर्गीकी के पिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपके अरस्तु का इंपॉर्टेंस है वैसे ही कैरोलस लीनियस का इंपॉर्टेंस है। तो क्या कहना है? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ये नाम पहले वाले चैप्टर में भी आया था। जो द्विनाम पद्धति थी वो किसने दी थी? इन्होंने दी थी। और सबसे पहले किस पे उपयोग किया था? अपने नाम पे किया था। कार्ल वॉन लिने था इनका नाम, कार्ल वॉन लिने थे इनका पूरा नाम। तो इन्होंने द्विनाम पद्धति से क्या किया? कैरोलस लीनियस। ये किसको माना? वंश को। और ये किसको ना माना इन्होंने? जाति को। तो सबसे पहले इन्होंने किया। तो इन्होंने क्या किया? पादपों और जंतुओं के लिए द्विजगत, तो कैरोलस लीनियस ने कौन सी जगत प्रणाली दी? द्विजगत प्रणाली, द्विजगत प्रणाली। समझना, एक एक शब्द को समझना, प्रणाली दी। अब द्विजगत का मतलब, द्वि का मतलब दो, तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया? संपूर्ण जीवों को दो जगतों में बांट दिया। एक को क्या कहा आपके? पादप, जिसको बोलते हैं प्लांटिंग। दूसरा क्या कहा आपके? जंतु, हिंदी में भी लिख देती हूँ एनिमेलिया, हिंदी में लिख देती हूँ प्लांटिंग, ये प्लांटिंग लिखा हुआ है पादप। देखो अपन पंच जगत पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या बोला? एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो द्विजगत क्वेश्चन ऐसे बनता है, द्विजगत प्रणाली किसने दी? कैरोलस लीनियस ने दी, ठीक है। कितने जगतों में बांटा? दो जगतों में। क्या नाम थे? प्लांटी और एनिमेलिया। जितने भी पौधे थे सब प्लांटी में और जितने भी एनिमल थे सब एनिमेलिया में। पर आप लोगों ने देखा होगा, आपको बैक्टीरिया भी दिखते बाहर, कवक भी दिखते हैं। तो जो द्विजगत प्रणाली थी वो ज्यादा दिन नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि एक कोशिकीय पादप क्या है, एक कोशिकीय जंतु क्या है, या ये कह सकते हैं को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का वर्णन ही नहीं था। एक कोशिकीय वह बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय के बारे में नहीं बता पाए। देखो समझ लो, छोटी क्लासों से भी समझते हैं। एक कोशिकीय से मतलब होता है जो जीव होता है उसका शरीर एक ही कोशिका से बना होता, वो एक कोशिका श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन सब कुछ करती है। जैसे अमीबा, अमीबा कैसा जीव है आपका? एक कोशिकीय जीव। तो उस एक कोशिका से संपूर्ण कार्य होते हैं। बहुकोशिकीय, जैसे अपन बहुकोशिकीय, अपने शरीर में हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं, और कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाए, उत्तक मिलके अंग बनाए, अंग मिलके तंत्र बना लिया, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और ये सब मिलके क्या बना लिया? आपके शरीर। तो ये कैरोलस लीनियस नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ दो जगत बांटे। तो द्विजगत किसने दी थी? कैरोलस लीनियस में। और कौन से दो जगत थे ये? एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, ये वो नहीं बता पाए, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुए। अब चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, इसी चैप्टर का है, और ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसमें से क्वेश्चन बनता कैसे वो देखो। पहला क्वेश्चन, पंचजगत संकल्पना क्या है? पंचजगत संकल्पना क्या है? समझो इसको। मैंने नाम लिखा है पंचजगत संकल्पना, 5 किंगडम स्कीम बोलते हैं इसको। पंचजगत संकल्पना पहला क्वेश्चन बनता है इसमें से 1 नंबर
टेकर, टेकर भी लिखते हैं, टेकर भी लिखते हैं। कब दी थी? 1969 में। कब दी थी? 1969 में। तो ध्यान रखना, पंच जगत संकल्पना किसने दी थी? आर.एच. व्हिटेकर, दोनों एक ही बात है, इस सन में दी थी। ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो कौन से 5 जगत थे जिसमें क्या किया? पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है सबका वर्गीकरण कर दिया। तो देखो पंच जगत में क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, आपको इसी क्रम में याद करना है, एनिमेलिया। आर.एच. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीवों को 5 जगत में बांटा। आर.एच. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीवों को 5 जगत में बांटा। अब इसके बाहर कोई जीव भी नहीं। वायरस की बात नहीं करेंगे अपन, वायरस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वायरस क्या है? कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। वायरस क्या है? अभी तो वायरस का वैसे ही बोलचाला है। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। सजीव है निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। क्यों? क्योंकि वायरस ऐसा जीव है जो सजीव कोशिका के संपर्क में आया तो सजीवों की तरह काम करेगा, निर्जीव के संपर्क में आ गया तो कुछ नहीं है। तो इसमें वायरस नहीं है, वायरस का अपन अलग से वर्गीकरण पढ़ेंगे। पर जितने भी जीव है, वायरस को जीवों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसकी कोई निश्चित कोशिकीय संरचना नहीं होती। जीव वो होगा जिनकी निश्चित कोशिकीय संरचना होगी। वायरस को छोड़ के संपूर्ण जीवों को इन 5 में रख दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है। अब इनमें अपन देखेंगे कि मोनेरा को मोनेरा में क्यों रखा, मोनेरा को प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रख दिया अपन ने। तो इन सब का कारण सहित अपन आंसर देखते हैं कि मोनेरा मोनेरा है, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा है। तो इससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज समझाना चाह रही हूँ। वो देखो, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा पादप कोशिका, जंतु कोशिका पढ़ा होगा। पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका 9th क्लास में पढ़े थे। अब भूल गए तो फिर से देख लेते हैं। तो पादप और जंतुओं में क्या अंतर है? पादप में क्या होगा? हरित लवक होगा, हरित लवक होगा, तभी तो वो हरे रहते हैं। जंतुओं में नहीं होगा। एक तरफ जंतु लिख देती हूँ और एक तरफ पादप है आपके। हरित लवक किसमें होगा? पादपों में होगा। प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? पौधे करेंगे। प्रकाश संश्लेषण करेंगे, पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण ये नहीं करेंगे। ये एक बेसिक अंतर है। पादप कोशिका में क्या होगी आपकी? सेल वॉल कोशिका भित्ति होगी। अपन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कोशिका भित्ति क्या होती है, झिल्ली क्या होती है, यहाँ क्या होगी? नहीं होगी। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, अभी अपन ये पढ़ेंगे ना तो इनमें ये शब्द काम आएंगे। ये उपस्थित है, ये अनुपस्थित है। तो पादप किसे कहेंगे? जिसमें हरित लवक हो। हरित लवक की उपस्थिति की वजह से ये पादप हरे रंग के होते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिससे भोजन का निर्माण होता है। इनलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। अपना पोषण अपने आप बनाते हैं, अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। अपन भी तो बनाते हैं भोजन, अपन बनाते नहीं है, अपन पकाते हैं। अपन बनाते नहीं है, क्या करते हैं? पकाते हैं। बनाना अलग होता है। अपन गेहूं उगा सकते हैं क्या हाथ पे? नहीं उगा सकते। तो अपन भोजन को पकाते हैं किचन में, ये बनाते हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेंगे, भोजन का निर्माण होगा। क्या बन जाएगा आपका? ग्लूकोज का अणु C6H12O6, C6H12O6 इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसका निर्माण करते हैं
ठीक है, ये इकट्ठा होता है पादपों में और सारे जीव पादपों पे ही निर्भर है। पादपों पे शाकाहारी निर्भर है, शाकाहारियों पे मांसाहारी और मांसाहारियों पे निर्भर होने वाले अन्य जीव, जबकि जंतुओं में ये सब कुछ नहीं होता है। कोशिका भित्ति भी नहीं होती है। ठीक है, अब 2-3 शब्द और है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझो इस चीज को। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ये शब्द आपको नए ना लगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक। बार बार आएंगे आपके बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में क्या साइंस में भी आते रहते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। दूसरा है यूकैरियोटिक। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है या 2 प्रकार के जीवों के आएंगे। अभी ये जब अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब आएंगे। प्रो को बोलते हैं, प्रो का मतलब होता है आद्य, प्रो का मतलब होता है आद्य, पुराना। 2-3 शब्द यूज कर रहे हैं। तो ऐसी कोशिका जिसमें आद्य केंद्रक पाया जाता है, समझना। ऐसी कोशिका, सेल लिख दूं कोशिका के लिए, कोशिका को सेल भी बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है। ऐसी सेल कोशिका जिसमें आद्य केंद्रक पाया जाता है। अब देखो इसको समझ लो। आद्य का मतलब ये होता है ऐसा केंद्रक, मैं इसको रफ कर रही हूँ, ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, 9th क्लास की बुक पढ़ लेना एक बार। कौन सी? जिसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका ये सब दे रखी है, क्योंकि बच्चे वो सब भूल चुके। ठीक है, तो एक बार 9th की बुक लेके 9th की बुक पढ़ लेना। सारी नहीं पढ़नी है, अपन को जो बायोलॉजी वाला भाग है, कोशिका वाला भाग है, पर्यावरण वाला, अभी तो आप कोशिका वाला देखो। ठीक है, तो आद्य केंद्रक का मतलब यह होता है, पहले छोटी क्लास में केंद्रक की संरचना पढ़ी होगी, ऐसी 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 संरचना याद आ रही है क्या आपको? थोड़ी ऐसी संरचना पढ़ी होगी केंद्रक, इसको बोलते हैं गुणसूत्रीय जाल। याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो आज 9th की बुक पढ़ना। ये क्या है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली। तो झिल्लियां एक होती है आंतरिक और बाह्य। तो आद्य से मतलब होता है ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं होती है। ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं होती है। ये जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो गुणसूत्रीय जाल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, जैसे आपके ये अमीबा है, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होगा आपको कहीं भी मिल जाएगा इसकी कोशिका में। ये क्या है? आपके कोशिका एक तरह से। तो इसमें कहीं भी आनुवंशिक पदार्थ मिल जाएगा, इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं होगी। ठीक है, ना केंद्रक छिद्र होंगे, और जो ये आनुवंशिक पदार्थ है वो कहीं भी मिल जाएगा। हो सकता है ये मिल जाए, हो सकता है या मिल जाए। तो आद्य से तात्पर्य है ऐसा केंद्रक जो दोहरी झिल्लीबद्ध नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? आपके आद्य केंद्र। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होगी जिसमें आद्य केंद्रक पाया जाएगा। आद्य को पुराना भी बोलते हैं, इससे मतलब एक विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं होता। मैंने क्या कहा? एक विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं होता है, वो क्या होगा? आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिका का कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जिकाए है, ये कोशिका उपस्थित नहीं होंगे। क्या होंगे? नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी ऐसा विकसित प्रकार के जो कोशिका के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, लाइसोसोम, इनको क्या बोलेंगे? कोशिकांग, कोशिका के अंगक, कोशिकांग। तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे। वो कोशिका होगी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक
कोशिका में फिर होगा क्या? ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाए जाएंगे? आपके राइबोसोम। ये एक ऐसे कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक कोशिका में भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक में होते हैं, बस इनकी यूनिट में, इनकी इकाई में अंतर होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S होते हैं। मैं जब अपन को पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी कोशिका पढ़ेंगे तब देखेंगे 70S क्या होते हैं, इसमें 80S होंगे। तो मेरा समझाने का तात्पर्य ये था, प्रोकैरियोटिक का मतलब विकसित प्रकार का केंद्र नहीं होगा, कोशिका नहीं होंगे, राइबोसोम होगा। यूकैरियोटिक का मतलब इसका उल्टा, विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा, सारे कोशिका उपस्थित होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काइल, लाइसोसोम। अब देखो ये मत समझना कि इसके अंदर पादप कोशिका आती है, बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये नहीं है कि इसमें पादप कोशिका आएगी, यूकैरियोटिक में भी पादप कोशिका आती है। इसमें निम्न कोटि के जीव आएंगे। कौन आएंगे? जैसे बैक्टीरिया, आपके जीवाणु किसमें आ जाएंगे? इसमें बैक्टीरिया किसमें आ जाएंगे? प्रोकैरियोटिक में। इसके अलावा आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक का। तो एक तो आ जाएंगे जीवाणु, दूसरा आ जाएंगे नील हरित शैवाल और तीसरा हो जाएंगे आपके माइकोप्लाज्मा। माइकोराइजा अलग होते हैं, माइकोप्लाज्मा अलग। अपन माइकोप्लाज्मा में पढ़ेंगे तो ये 3 एग्जाम्पल है। सिंपल प्रकार के जीव है, जीवाणु बिल्कुल सिंपल होता है, जीवाणु की संरचना ऐसी होती है, एक धागे जैसी संरचना होती है, ये जीवाणु है। कोशिका भित्ति भी होती है। कोई टाइम ऐसा था बैक्टीरिया को, जीवाणु को पौधे माने जाते थे, क्यों? क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति थी। पर वो क्या है आपके, ना तो वो पादप है ना जंतु, वो उनको किस में रखते हैं अपन? मोनेरा में रखते हैं। तो अपन देखेंगे कि मोनेरा में क्या आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं। अब मैंने आपको ये 2-3 फंडामेंटल बताए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब कंफ्यूज नहीं होना, इनको समझना है, इनको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि ये टर्म, ये शब्द बार बार काम आएंगे। अब जब हम पंच जगत देखेंगे उसमें भी क्या आ जाएगी, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ये बार बार यूज आएंगे। तो इनका अर्थ पता होना चाहिए। ये मत समझ लेना ये पादप कोशिका और वो जंतु कोशिका। जंतु कोशिका